वेलकम वेलकम श्री दिलीप सेन। मुझे इंट्रोडक्शन करना के लिए 1 मिनट का समय दीजिए, जी जी। क्योंकि ये जो पूरा जो जातीय यानी राष्ट्रीय जो जनता है, द इंटायर नेशनल ऑडियंस एंड द ग्लोबल ऑडियंस, पूरी जो वैश्विक जनता है, उसको इस बारे में पता होना चाहिए कि एक बहुत ही नामचीन और बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से। मिस्टर दिलीप सेन इज अ मैन क्रेडिटेड विद plethora of beautiful songs, unforgettable memories. Vision India Forum welcomes Shri Dilip Sen, the man behind the magical, melodious music of the Hindi cinema over decades. A man who comes with legacy, जो धरोहर के साथ आए इस इंडस्ट्री में और उस धरोहर को उन्होंने 4 चांद लगाए। ये दिलीप सेन है, समीर सेन दिलीप सेन, जो युगल जोड़ी है, जो दो जोड़ी वर्षों से इस देश को इतना अच्छा संगीत देती आई है। उस जोड़ी के एक हमारे साथ एक स्तंभ के तौर पे वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। दिलीप सेन साहब is credited with excellent music in many Hindi and other languages songs as well. Vision India Forum cannot have this series of Road to 2047 and Amrit Kaal, जो भारत का आने वाला 25 वर्ष अब ये अमृत काल है, जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जिसको अमृत काल की संज्ञा प्रदान की है। ये जो काल है, ये काल संगीतकारों के बिना, संगीतज्ञों के बिना, क्लासिकल हो, आधुनिक हो, म्यूजिशियंस हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, साउंड टेक्नीशियंस हो, सिंगर्स हो, पूरा जो है फिल्म इंडस्ट्री है, वो एक इट्स दार्शनिक है हमारे समाज की रूपरेखा का। और हमारा जो समाज है वो वही चीजें अपनाता भी है बड़े प्रेम से, जो मूवीज में और सिनेमाओं में हम लोग बड़े बड़े पर्दे पर देखते हैं। तो ये एक ऐसा संयोग है, ये एक ऐसा मिलन है, जिसके बिना भारत के आने वाले 25 साल अधूरे रह जाएंगे। 1910 में जो जर्नी शुरू हुई थी राजा हरिश्चंद्र के माध्यम से, 1913 में दादा साहब फाल्के के माध्यम से, वो जर्नी आज 110 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। 110 years of Indian cinema started in 1913 by राजा हरिश्चंद्र, by दादा साहब फाल्के। इसकी जो धरोहर है, इसको आगे लेके कईयों ने बड़ा। दिलीप सेन साहब का नाम उसमें बहुत उच्च शिखर पर आता है। मैं अब इस कार्यक्रम में दिलीप सेन साहब को निवेदन करूंगा कि वो अपनी ही शैली में, अपनी भाषा में, अपने अंदाज में, सिर्फ अपने विषय में, संगीत के विषय में, उनके बैकग्राउंड के विषय में और आने वाले समय में वो और इस देश को, इस संगीत को, इस देश के संगीत को और क्या क्या देना चाहते हैं। हाँ, हनुमान तांडव जरूर हम सुनेंगे। और जो उनकी फिल्म इतनी सुपरहिट हुई, उन फिल्म्स के कुछ संगीतों की 2-2 लाइनें भी बड़ी अच्छी रहेंगी, क्योंकि आने वाले 21 जून को हम लोग वैश्विक संगीत दिवस की संगीत दिवस का पालन करेंगे, जिसमें दिलीप सेन साहब का आज का ये साथ जुड़ना बहुत ही मंगलमय माना जाएगा। ओवर टू यू श्री दिलीप सेन। जीवन तो एक सरगम है, 7 स्वरों का है संगम। जीवन तो एक सरगम है, 7 स्वरों का है संगम। मेरे संग मुस्कुरा के सुर में सुर को मिला के तू सदा गाएगा 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 सदा। बस तेरा नाम नाम है, मेरे प्यार में पागल हूँ मैं, शुरू हो नमस्कार जी, नमस्कार। मैं संगीतकार दिलीप सेन, जय महाकाल। और बड़ी खुशी है कि आज आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि मैं हिंदुस्तानी संगीत से वाबस्ता हूँ, तो हिंदुस्तानी में ही बात करूंगा और खास करके हिंदी में ही बात करूंगा मैं। और रही बात मेरे परिवार की, तो मुझे ये बताते हुए बड़ा फख्र होता है। दिलीप भाई, हम लोग कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो हमारी संस्कृति ओम गणेशाय नमः और गणेश जी के नाम से शुरू करने में बहुत ही विश्वास रखती है। हनुमान तांडव आपने शिव तांडव तो हम लोगों ने बड़ा सुना। ये आपकी जो एक रचना है हनुमान तांडव, मैं विस्मित रह गया था सुन के अनूप जलोटा जी के साथ। क्या हम उससे शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे मैं, मगर उसका थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं मैं
देखिए जैसे रैप सॉन्ग जो गाते हैं ना आजकल के लड़के या पुराने लड़के, बताते हैं कि रैप सॉन्ग निकला है बाहर से, ये कहीं से नहीं निकला है। मैं पहले एक बात बताना चाहूंगा आपको कि संगीत की उत्पत्ति सिर्फ हिंदुस्तान में हुई है। 4 वेदों में शाम वेद में अगर आप जिक्र सुनेंगे तो संगीत का ही वेद है, संगीत से सृष्टि की रचना हुई है। तो ये जो रैप सॉन्ग बताते हैं ये हमारे छंद हैं, जैसे कि जटा कटा है संभ्रमय ब्रह्मंडलिम पनिरजरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्ति धगत 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 वल्लल पट चोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम, ये शिव तांडव है। तो उसी तरीके से हनुमान तांडव जब हुआ, हनुमान तांडव का ये है कि जिक्र ये है कि जब हनुमान जी की स्तुति करते हैं तो मतलब पाताल लोक में जब राम जी को लेके गए थे अहिरावण, तब वहां उन्होंने मतलब वो उनका रुद्र रूप हुआ था, तो उसके ऊपर एक छंद लिखा है कवि ने कि हनुमंत के लपेट दिल अंगूर की झपेट दल दुष्ट को दपेट चा रपेट चा करला ने बजे नक चा रत दत हो तो कटा कट गिरे से न पटा पट पट्टी पट्टी पार कपि को किल लकार खिल्ले जू जिल लकार पड़ी पेड़ पिल लकार कटे रक सनीता तह तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जारी की दवा प्यारो सीताराम को उजारो रघुवंश को अन्यारो जन पे महापुर रण को रघुकुल मंडल प्रचंड बैरी दंड मंड दन उमन न सुखन नायक को। तो ये इस तरीके से ये हनुमान तांडव है जो कि बहुत जल्द आप लोगों को एज ए म्यूजिकल में ये सुनाई देगा। और मैं इस शो के माध्यम से पूरी विश्व को ये बताना चाहता हूं कि जैसे ये महीना हमारे यहाँ संगीत डे मनाया जाता है और मनाते भी हैं, मगर मैं यही कहूंगा कि संगीत डे बाहर का भी नहीं है। मैं यही की बात बार बार दोहराना चाहूंगा कि संगीत की उत्पत्ति हमारे हिंदुस्तान में हुई, जहां से हम रागें आई, शिव से हमारे 5 राग बने, छठा राग हमारी माता पार्वती से बने। और एक आपको मैं बता दूं कि जो स्वरों के स्थान है हमारे, जो अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि स्वरों के स्थान हमारे क्यों, जैसे सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये जो 7 सुर है, जैसे सा है तो सा नाभि से निकलता है, रे हार्ट से निकलता है, ग सेंटर से निकलता है, म होठों से निकलता है, म कंठ से निकलता है, प होठों से निकलता है, ध तालू से निकलता है, नी यहाँ से निकलता है। तो इस तरीके से स्वरों की उत्पत्ति हुई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संगीत के बगैर दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि हम जो भी बात अभी जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो ये भी एक लय है, ये भी एक लय में चल रही बात, मतलब ऐसे हम हिल नहीं रहे, हर चीज के अंदर गति है, लय है। तो बिना लय के कोई चीज नहीं है। अगर पेड़ भी चलेगा तो उसमें भी, जैसे हाथी चलता है तो वो अपनी मूड में चलता है, हम जो चलते हैं उसमें भी एक लय है, हम जो बात करते हैं उसमें भी एक लय है। तो बिना संगीत के दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी भी चीज में भी आप देखेंगे, अगर नदी की बहाव को भी आप देखोगे तो उसकी अलग अलग बहाव है, झरनों का बहाव अलग होगा, नदी का बहाव अलग होगा, समुद्र का बहाव अलग होगा, तो वो गति के ऊपर है। तो संगीत की उत्पत्ति जो हुई सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में ही हुई है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जहां तक फिल्म लाइन का ताल्लुक है, तो फिल्म लाइन में हमारी 4 पीढ़ियां हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय जमाल सेन जी, फिर उसके बाद में बड़े भाई साहब शंभू सेन जी, फिर हम चाचा भतीजे दिलीप सेन, समीर सेन, और अभी मेरा पोता सोहेल सेन जी, वो भी है, एक पोता सीमा जी भी हैं, ललित सेन है, धीरज है, फिरोज है, गिरी है। तो ये मेरा पूरा खानदानी मतलब संगीत में है जी। आप ये जो 4 पीढ़ियों से आप लोग हैं ये संगीत में, इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए कि 1913 में बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री राजा हरिश्चंद्र मराठी जी जी दादा साहब फाल्के ने शुरू करी और आज 110 वर्ष पूर्ण हो गए। तो पीढ़ी से आप शुरू करें कि आप लोगों ने कैसे संगीत की शुरुआत जी करी जी जी आपके घराने में। जी हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी, हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि प्रदेश बोलते थे गांव, मतलब कलकत्ता को और आसाम को। हम राजस्थान से हैं, राजस्थान में सालासर के पास एक गांव है सुजानगढ़, तो हम सुजानगढ़ के रहने वाले हैं। तो पिताजी बहुत कम उम्र में ही चले गए थे कलकत्ता, वहां वो रेडियो पे पखावज और जलतरंग बजाते थे, और उसी दौर में वो शांति निकेतन में भी काम करते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ। तो ये बात है 1920-23 के बीच की। और मैं आपको बताती हूँ, मुझे गर्व होता है कि सबसे पहले वंदे मातरम मेरे पिताजी ने रेडियो में गाया था, और उसके बाद में वो वहां से चले गए लाहौर, जब अंग्रेजों से डर के। तो वहां लाहौर में उनको गुलाम हैदर साहब मिले, उनके साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया। तो ढोलक और डफ और डेरू, ये जो फिल्मों में चलन है, ये मेरे पिताजी का इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और फिर बम्बई में 1935 में मेरे पिताजी आए, और 1935 में आने के बाद में उन्होंने काफी पिक्चरों में गुलाम हैदर साहब के साथ में काम किया एज ए म्यूजिशियंस, खजांची, मुनीम जी,
जिसमें कईयों में तो करेक्टर आर्टिस्ट भी रोल उन्होंने किया, मगर उनका उद्देश्य था कि वो भी कुछ ना कुछ करें। तो 51 में उनको पहला ब्रेक दिया केदार शर्मा जी ने शोखिया फिल्म से। वो शोखिया में प्रेमनाथ जी थे और सुरैया जी थी। तो उसके बाद में फिर उनको पिक्चर मिली दायरा कमाल अमरोही साहब की, जिसका एक भजन काफी चला था, वो ऐसा था, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। इस तरीके से भाई पिताजी ने रंगीला, फिर आला उदल, धर्म पत्नी, पतित पावन, नाग पंचमी, अमर शहीद, ऐसी कई फिल्में करके 22-25 फिल्में की उन्होंने। मगर क्या था कि उस जमाने में स्वाभिमानी बहुत होते थे लोग। जैसे आज के दौर का जो संगीतकार होता है वो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता है, पर वो एक जमाना ऐसा था, मतलब 60 के 50 का 40 का दशक या 70 तक के दशक का ऐसा था कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे म्यूजिक डायरेक्टर। और उस वक्त तो ये सिस्टम था, 90 तक हमारे वक्त में भी यही था कि एक फिल्म में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर होता था, ऐसे 3-4 म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बंद होते थे। तो उस वजह से उन्होंने फिल्में भले ही कम की हो, मगर उन्हें बड़े गुलाम अली खान साहब जो हैं वो उन्होंने स्वरों का बिच्छू कहते थे मेरे पिताजी को। तो मतलब संगीत में काफी निपुण थे और काफी उनको, मतलब उनको गुरु की उपाधि थी। और उसके बाद में बड़े भाई साहब शंभू सेन जी आए 70 के दशक में। उन्होंने फिल्म मृत तृष्णा से अपना कैरियर शुरू किया, जिसका एक गाना बहुत चला था, रफी साहब, कल्पना रूप से रचना रची जगनार की नवकल, यहाँ से उनका हुआ। और फिर उसके बाद में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन, समीर सेन आए, तो हमारी पहचान तो बनी गुलशन कुमार जी से। और साजिद नडियाद वाला की फिल्म थी जुल्म की हुकूमत, वहां से हमारी पहचान बनी। और उसके बाद में हम सक्सेस जो हुए वो यश जी की फिल्म थी आईना, जिसका एक गाना बहुत चला था हमारा, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, दिन के दिन दिन तिन्ना दिन के दिन तिन्ना, सजना वे मेरी नींद उड़ा ले जा, दिन के दिन दिन तिन्ना। उसके बाद में गुलशन कुमार जी हमें मिले। गुलशन कुमार जी के यहाँ साथ काफी हम लोगों ने काम किया, जिसमें एक हमारा गाना बहुत चला था, शिव मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई पूजा, बोल सत्यम शिवम। तो इस तरीके से गुलशन जी के यहाँ हमने काफी काम किया, जीना मरना तेरे संग की। फिर बाद में यश जी की एक फिल्म आई हमारी, ये दिल लगी, जिसका एक गाना बहुत चला, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, वहां से हमने ओले ओले किया। और उसके बाद में मेरा पोता आया सोहेल सेन जी 2010 से, तो उसने व्हाट वी आर राशि, खेलेंगे जी जान से, हैप्पी भाग जाएगी, और उसकी एक गाना काफी हिट हुआ था। तो सोहेल सोहेल आपके पोते हैं लड़के मेरे, लड़के हैं पोते? पोते हैं मेरे, वो समीर जी के लड़के हैं। अच्छा। और मेरा पोता लगता है वो, मेरा पड़पोता भी अभी आते 2-3 साल में आपको एज ए म्यूजिक डायरेक्टर सुनने में मिलेगा। बस माता रानी की, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो इस तरीके से फिर उनका, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन, ये उनका गाना काफी चला था। और अभी बच्चों के अंदर एक गाना काफी पॉपुलर हो रहा है उनका, बाला ओ बाला शैतान का साला, बाला ओ बाला करके, जो अक्षय कुमार की पिक्चर का। तो इस तरीके से करके हमारी जर्नी रही। और मैं आपको बता दूं कि मैं संगीतकार से पहले डांस मास्टर हुआ करता था। तो मैं कथक डांस और फोक डांस बच्चों को सिखाता था। तो अमूमन हमारे मुंबई शहर में जो जितनी मारवाड़ी संस्थाएं हैं, अड़ुकिया बालिका विद्यालय, सर्वोदय बालिका विद्यालय, घनश्याम दास पोदार स्कूल, महावीर बगड़का कॉलेज, और इस तरीके से काफी स्कूल कॉलेजों में मैंने एज ए डांस टीचर काम किया। मतलब अगर मैं मानता हूं तो 10-15 हजार से ज्यादा मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, बच्चियां बच्चे सब। और उसके बाद में मैं 90 के दशक में मैं एज ए संगीतकार आ गया, जहां से हमको पहला ब्रेक मिला 80 के दशक में। सुरमा भोपाली से हमारा कैरियर शुरू हुआ, जगदीप साहब की फिल्म थी, उसमें एक गाना था, मैं हूँ सूरमा भोपाली,
मियाँ खां सूरमा भोपाली, मैं ना रहूं भोपाल में तो शहर लगे है खाली। ओ मियाँ सूरम। यहाँ से हमारा कैरियर शुरू हुआ। उसके बाद में जुल्म की हुकूमत आई, जिसमें एक गाना हमारा काफी चला था, गोविंदा जी की पिक्चर थी। इसमें गोविंदा जी थे, धर्मजी थे, मौसमी चटर्जी, किमी काटकर, शक्ति कपूर, परेश रावल जी, रजा मुराद साहब, काफी बड़े बड़े स्टार लोग थे। उसका एक गाना बहुत चला था हमारा, कठमंडू कठमंडू, ओह मुंडू ओ मुंडू, दम भर ले प्यार का तू, बोल बोल के शिव शंभू, ए हाथुन नाथुन। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि मुंबई शहर ने हमें काफी कुछ दिया। और हम पैदा, हम भले ही राजस्थान सुजानगढ़ में हुए हो, मगर हमारी कर्म भूमि तो मुंबई रही है। और मुंबई के बाद में तो फिर पूरे हिंदुस्तान में हम भ्रमण होता रहता है, बाहर भी हम लोग आते जाते रहते हैं, शो वगैरह करते रहते हैं। मगर हमारे हिंदुस्तान से बड़ा प्यारा कोई दुनिया में शहर नहीं है। दिलीप जी, आपका करियर पहला जो ब्रेक है ये किस वर्ष में था? सर ये फिल्म तो हमको मिली थी 83 में, मगर ये कंप्लीट होते होते इससे 88 में हमारी पहली पिक्चर आई सुरमा भोपाली। 88 में हमारी पिक्चर आई अंधेर गर्दी, और 88 में हमारी फिल्म आई जुल्म की हुकूमत। मगर हमें जो सक्सेस मिली वो 90 के दशक में मिली। पहली सक्सेस आपको किस फिल्म से थी? आईना से, आईना से, जिसका वो गाना चला था, गोरिया रे गोरिया। फिर आज जो पहचान है हमारी एज ए दिलीप सेन, समीर सेन, अगर नई जनरेशन में या पुरानी जनरेशन में, जब आप किसी को बोलेंगे ओले ओले जब भी कोई लड़की देखूं, तो लोग बाग उस गाने से फौरन पहचान, अच्छा आप वो हैं क्या, दिलीप सेन है। मतलब मुझे अगर दिलीप सेन किसी को कहूंगा तो समझो आज की जनरेशन नहीं याद करती है, पुरानी तो सभी जानते हैं। फिल्म से जो वाबस्ता है, जो सिंगर है, वो तो बड़े प्यार करते हैं, क्योंकि 90 के दशक में जो हम लोगों ने काम किया वो आज भी लोग प्यार कर रहे हैं हम लोगों को। आपने किन किन फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ में इन 35-40 सालों में काम किया? जी हाँ, तो हमको 30 साल से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि और मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि हम बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हमें लता जी के साथ और आशा जी के साथ काम करने का मौका मिला। और यश जी के साथ हमने किया, दीपक सरीन जी है, नरेश मल्होत्रा जी है, गुड्डू धनवा जी है, रविशंकर जी है, राहुल गुप्ता जी हैं। अभी दो भाई वो नहीं रहे, के पप्पू जी और राजकंवर जी। और कुकू कोहली साहब, कुकू कोहली के साहब के साथ में भी हमने काफी, बबलू पचीसिया जी। तो ऐसे काफी प्रोड्यूसर हैं हमारे, जिनकी वजह से हम चलते रहे और आज भी लोग हमें प्यार करते हैं। अभी मैं कंटिन्यू टी सीरीज में काफी काम कर रहा हूँ, तो बस भोलेनाथ की कृपा है। पहले जमाने में हम देखते थे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे उनके साथ में अक्सर जो छवि होती थी या किसी भी तरह की जो यादें होती थी उसमें वो एक्टर्स भी साथ में अक्सर देखा जाते थे, क्योंकि जो गाने बना करते थे उन एक्टर्स को एक्ट्रेसेस को साथ में लेके उनकी आवाज को, उनके लहजे को, तरीके को, स्टाइल ऑफ एक्टिंग को लेके ही उन गाने को बनाया जाता था। तो आपको ऐसे कुछ पल कुछ एक्टर्स के साथ हाँ याद है जिनके साथ आपने बहुत करीबी तरह से काम किया? जी हाँ, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैं फिल्म कर रहा था जिद्दी, तो जिद्दी फिल्म में सनी देओल साहब हैं। तो सनी देओल साहब, क्या हुआ, जैसे ही हमारा नाम वहां गया कि भाई जिद्दी में म्यूजिक दे रहे हैं दिलीप सेन, समीर सेन, तो उन्होंने फौरन मना कर दिया, बोला नहीं 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 नहीं, नहीं उनको मत लेना। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोला भाई क्यों, क्या क्या वो आपको पसंद नहीं है? बोले पसंद नहीं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मगर वो ओले ओले टाइप का गाना बना देंगे तो हमको तकलीफ हो जाएगी। बोले तो मैं डांस वांस नहीं करता हूँ, उनको पता नहीं है, वो फिर ऐसा आड़ा टेढ़ा म्यूजिक दे देंगे, तो इससे बेहतर है तुम फला को ले लो, फला को ले लो। तो उन्होंने बोला एक बार आप करो तो सही। तो हमने सबसे पहले उनको गाना जो सुनाया सनी देओल, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, लगता है डर ये बातें दिल में ना रह जाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए। ये गाना सुनते खुश हो गए, बोले ना हाँ ये मेरा स्टाइल है। फिर बबलू पचीसिया ने बोला यार मुझे एक इंट्रोडक्शन इनका गाना चाहिए। मैं बोला कौन सा? बोले ऐसा देख जिसमें ये डांस वांस भी कर ले। मैं बोला पागल हो गए, ये डांस करेंगे नहीं और खामो खाम फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर नाराज हो जाएंगे। बोला नहीं नहीं तू कर, कोशिश कर। तब साहब हमने एक गाना दिया,
मेरा दिल ले गई ओए कमों किधर, मैं ढूंढूं इसको इधर उधर, मेरा दिल ले गई ओए कमों किधर, मैं ढूंढूं इसको इधर उधर, यारो जाओ ढूंढ के लाओ, यारो जाओ। जब ये गाना हमने दिया उनको तो शुरू में तो वो थोड़े हिचकिचाए, पर बाद में अगर आप जिद्दी पिक्चर में देखोगे तो उन्होंने बहुत ही प्यारा डांस किया। फिर तो ऐसा हुआ कि नेक्स्ट पिक्चर हमारी आई सलाखें, तो सनी जी का फोन आया मेरे पास कि दिलीप जी मैं खुद सेटिंग में बैठूंगा आपके साथ म्यूजिक में, मुझे एक डांस वाला गाना चाहिए। तो उसमें भी एक गाना हमने दिया था, ओ हसीना मेरी मोहब्बत को बता क्या नाम तू। फिर उसके बाद में तीसरी पिक्चर हमारी थी अर्जुन पंडित, उसमें भी सनी जी थे, तो उन्होंने बोला दिलीप जी इसमें भी मुझे चाहिए। तो उसमें एक गाना हमारा बहुत चला था, ओए ओए ओ कुड़ियां शहर दिया, ओए ओए ओ कुड़ियां शहर दिया, लक पतला पतंग मारे गोरा गोरा रंग, चले नागिन जैसी चाल, ओ कुड़ियां शहर दिया। तो इस तरीके से उनके साथ 3 फिल्में की, काफी अच्छा रहा उनके साथ। बाकी गोविंदा जी के साथ 5-6 फिल्में की, अक्षय जी के साथ 5-6 फिल्में की। तो उन लोगों का तो खैर डांसिंग है बीट जी। आपने क्या हिंदी के अलावा किसी और इंडस्ट्री के साथ काम जी किया, हाँ बिल्कुल तेलुगु क्या, या किसी? मैं बंगाली हमने 2 पिक्चर की थी, मनेर मानुष वगैरह। मराठी 2-3 पिक्चरें की थी। मोनेर मानुष आपने की थी? जी हाँ मनेर मानुष। तो उसमें वो तो अभी हाल फिलहाल में शायद आई थी। हाँ काफी अरसा हो गया उसको आए। उसके अंदर कोलकाता कोलकाता कुमार कलकत्ता ऐसे करके बंगाली थे। अभी बंगाली तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, मगर बंगाल से हमारा वाबस्ता रहा, क्योंकि बंगाल में तो म्यूजिक पनपता है। तो इस तरीके से मैं कहूंगा तो वो किया। फिर मराठी दो दो पिक्चरें की, सावधान बाबाजी काठियाली और एक गुलाबी करके गुड्डू धनवा के साथ। भोजपुरी की हमने मारे कर अजवा में तीर, और भी 3-4 पिक्चरें की। गुजराती 2 पिक्चरें की। तो यहाँ की तो भाषाओं में की है, साउथ की अभी करने की कोशिश में है हम लोग। तो देखिए अब ने टोटल कितने गाने आप लोगों ने कंपोज किए हैं हमारे लगभग? हमारे 2000 से ऊपर गाने आ गए हैं सर, प्राइवेट गाने मिला के, भजन वगैरह सब मिला मिलू के। और सवा 125 से 200 के बीच हमने फिल्में कर चुके हैं, जिसमें कुछ रिलीज है, कुछ रिलीज पे पेंडिंग में है। जैसे अभी गुड्डू धनवा की आ रही है हमारी रोमियो, रिलीज पे है वो पिक्चर, 2-3 महीने में शायद रिलीज हो जाए। ये 90s का जो दशक था, 90 जी का जो दशक था, जी 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 ये मेलोडी का एक एक मेलोडी की एक मिसाल माना जाता जी है, जिसमें नदीम श्रवण, जतिन ललित, ये शुरुआत हुई इसकी अ, कयामत से कयामत तक, मतलब बोल मैं सकते ये हैं। कहना चाहूंगा इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो यशराज को जाता है, गुलशन कुमार जी को जाता है। क्योंकि गुलशन जी ने हम 3 म्यूजिक डायरेक्टरों को अपने पास बहुत नजदीक रखा था। हम 3 त्रिदेव हुआ करते थे वहां पे, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद और दिलीप सेन समीर सेन। और हमने जो वहां पे काम किया वो काम सराहनीय था। और उसके बाद में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि कुकू कोहली जी का भी आप अगर हमारा म्यूजिक सुने, हकीकत का या जुल्मी का, अपना अनाड़ी नंबर 1 का, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ। गुड्डू धनवा की सारी पिक्चरों का आप म्यूजिक सुनिए आप, जिद्दी है, अफलातून है, सलाखें हैं, तू चोर में सिपाही है, गुलाबी पिक्चर का। तो हम बहुत नसीब वाले रहे कि उस वक्त हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो सारे म्यूजिकल थे। क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा कि उस जमाने में एक बात जरूर होती थी, जैसे के रविशंकर जी का साथ का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं मैं आपको। वो हम फिल्म कर रहे थे मेहरबान, मिथुन चक्रवर्ती जी की। तो मतलब फिल्म की सिचुएशन में एक पहली नाइट में मतलब इसकी शादी हो गई। शादी के अंदर सुहागरात के दिन एक लेडीज संगीत होता है, बोल गोरी बोल जरा इतनी सी बात, चूड़ियां खनकती है क्यों सारी रात, क्यों ना होगी खन खन आधी रात को सजन, जब पकड़ेगा चूड़ी वाला तेरे। ये गाना नाइट में हो गया। डे होते ही 2 सीन भी नहीं, सेम सीन के अंदर ही नया गाना आ जाता है। तो के रविशंकर जी ने बोला कि दिलीप जी हमको ये गाना चाहिए, दिलीप समीर। तो मैंने कहा सर एक के ऊपर एक गाना आना मतलब सेम रील में गाना आना गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा ऑडियंस बैठेगी नहीं, उठ जाएगी। बोले नहीं वो हमारा टर्निंग पॉइंट है। तो सर उनको मैंने पूछा कि भाई आपका अगर टर्निंग पॉइंट है तो कौन सा ऐसा गाना है जो आपको यहाँ पूरा ना। तो उन्होंने एक गाने की मुझे एग्जांपल दी, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन।
ये गाना उन्होंने मुझे बोला कि यार ये गाना मेरे यहाँ एक्यूरेट जाता है। तो जैसे वो बैठे हुए थे तो हमने फिर अपना क्या बोलते हैं इसको, हमारी राइटर थी रानी मलिक जी, तो मैंने रानी मलिक जी को मैं बोला देखिए जी, मैंने कहा कि देखिए इनमें ऐसा है कि झिलमिल सितारे भी चाहिए, सावन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इनको एक बार लूप लग गया है तो बोल ऐसे कुछ दो मुझे कि जिसमें सितारे भी हो, आंगन भी हो, सावन भी हो। तो उन्होंने बोला दिलीप भाई मेरे पास एक मुखड़ा है। तो मुखड़ा वो इस तरीके से था, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से राह सजाते। तो ये गाना अपने उस समय में बहुत पॉपुलर हुआ और सोनू निगम जी का एज ए इंडिपेंडेंट ये पहला गाना था जो बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, जो आज भी काफी हिट है। अभी कई जगहों पे मैं जाता हूँ तो मुझे सोनू निगम का ये इंडिपेंडेंट पहला गाना था। एज ए सिंगर तो इसके पहले जो गाने वो गाए थे वो वो मतलब वर्जन गाते थे ना। क्या मतलब होता है इसका, हम लोग ऑडियंस को अभी सिखाना भी चाहते हैं। हाँ, तो जैसे कि वर्जन कैसे, अच्छा दिया सिला तूने मेरे यार का, यार ने ही लूट लिया दिल यार का। फिर रफी साहब के गाने गाते थे वो, तो जैसे रफी साहब की आवाज के गाने जो होते थे वो गाता था वो, तो वो टी सीरीज में उनके वर्जन रिकॉर्ड होते थे। मगर एज ए सिंगर जो है, जो पहला गाना हमारे साथ हुआ, फिर उसके बाद में मुकाबला फिल्म उन्होंने की, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि जितने भी सिंगर हमको मिले बहुत प्यारे मिले। उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, अभिजीत जी, सोनू निगम जी, अपना नितिन मुकेश जी, ओले ओले के अभिजीत जी को तो आप भूल रहे हैं। और अभिजीत बोला ना मैंने, अभिजीत भाई वो एक मील का पत्थर बन गया ओले ओले गाना हमारा। नितिन मुकेश जी यार, मरूम मोहम्मद अजीज जी, शब्बीर कुमार जी, जॉली मुखर्जी। अच्छा, आपने नितिन मुकेश जी के साथ भी काम किया। पुराने जो गायक है, ये जो हाँ, नाम है तो सब नए नाम है, पुराने गायकों में किनके साथ, मोहम्मद रफी के साथ कोई काम किया? नहीं रफी साहब के साथ काम करने का मौका नहीं मिल रहा मुझे, किशोर क्योंकि कुमार? किशोर दा गाने वाले थे कि मैं हूँ सुरमा भोपाली, मगर उस वक्त इनकी तबीयत खराब हो गई थी और उस वजह से वो गा नहीं पाए, तो फिर मोहम्मद अजीज जी ने गाया था ये गाना। और और मोहम्मद अजीज भी अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं रहे, नितिन मुकेश जी ने मेरा आईना फिल्म में गाने गाए थे, गाया था। सुरेश वाड़े, हाँ वो गाना ना, दिल ने दिल से क्या कहा सुंदरा सुंदरा, दे रहा है क्या सदा सुंदरा, मौसम बहारों का। अच्छा, ये जो फिल्म आई थी जीना मरना तेरे संग, नहीं, जीना जीना तेरी गली में, कौन सी फिल्म में आपने? नहीं, नहीं मेरा थी जीना मरना तेरे संग, संजय दत्त की। ओके। और अगर हम बात करें पुराने गायकों के साथ, ये तो लता जी और आशा जी के साथ तो आपने काम किया, जी, लेकिन मेल सिंगर्स कोई आपके जहन में है जिनके साथ आपने काम किया, जो पुराने एरा के हैं? महेंद्र कपूर, तलत अजीज, तलत महमूद, सॉरी। नहीं ये इन लोगों ने मेरे पिताजी के साथ सबने काम किया, बड़े भाई साहब के साथ में काम किया। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी जो पीढ़ी रही है हमारी, हमारा परिवार का रहा है सिजरा, जो हम कहेंगे अगर आप वो देखेंगे, तो मतलब जितने अमूमन उस जमाने में तलत महमूद साहब, मोहम्मद रफी साहब, उन्होंने मेरे पिताजी के साथ भी काम किया, मेरे बड़े भाई साहब के भी साथ काम किया तलत महमूद जी ने। मुकेश जी ने मेरे साथ काम नहीं किया, मगर मुकेश जी के लड़के ने मेरे साथ, नितिन जी ने काम किया, बाली ब्रह्मभट्ट जी ने काम किया, जोली मुखर्जी ने काम किया, और अनुराधा जी ने काम किया, अलका याग्निक जी ने, साधना सरगम ने, कविता कृष्णमूर्ति, फिर वो बाकी वो क्या मान आजकल की ये लड़कियां जो है सेठ वेठ जो है, मैं बताऊं क्या बताऊं, जैसे काले काले बाल गाल गोरे गोरे, तो ये जो पॉप सिंगर हैं इन्होंने भी काम किया। आपने कभी अच्छा, लिरिसिस्ट, अगर हम बात करें लिरिसिस्ट की, इसकी भूमिका तो बहुत ज्यादा होती है। रानी मलिक का नाम लिया, तो ये लिरिसिस्ट में कौन टॉप लिरिसिस्ट आपके साथ काम कर चुके हैं? देखिए मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, अच्छा है कि मैं ध्यान में से निकल रहा था ये, कि देखिए मैंने आनंद बख्शी साहब के साथ काम किया, जावेद अख्तर साहब के साथ काम किया, कैफी आजमी साहब के साथ काम किया। कैफी आजमी साहब के साथ? जी हाँ, उनका एक गाना मैं आपको सुनाता हूँ। प्लीज, ये प्लीज जरूर सुनाइए।
चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश। ये विजय आनंद जी की फिल्म थी जाना ना दिल से दूर, और जाना ना दिल से दूर में नीरज साहब ने गाने लिखे थे। तो और उसके बाद में जावेद अख्तर साहब के साथ है, समीर जी ने हमारे साथ काफी काम किया, नवाब आरजू ने किया, फैज अनवर ने किया, समीर मतलब समीर अंजान जिनको जी कहते हाँ, हैं। समीर अंजान जी ने भी काफी फिल्में की। अमूमन ये आईना, ये दिल लगी, जिद्दी, सलाखें। अच्छा, एक लिरिसिस्ट या लेखक रहे अमित खन्ना, जिन्होंने वो कहते हैं कि बॉलीवुड संज्ञा को देने में उनका योगदान रहा। तो अमित खन्ना जी ने आपके लिए कभी कोई गाना लिखा? अमित जी के प्रोग्रामों में मैं बहुत आता था, उस वक्त उनका एक प्रोग्राम आता था सारेगामा करके, कुछ ऐसा था, सितारे ऐसे कुछ था, स्टार प्लस के नाम से वो एक प्रोग्राम होता था। तो अमित जी से उस वक्त, क्योंकि महेश भट्ट जी और अमित जी ने एक चैनल शुरू किया था, तो इंटरव्यू वगैरह लेते थे हम लोगों के रिकॉर्डिंग में आके। बाकी बहुत ही पाए के शायर हैं, मतलब कवि रहे हैं, है बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर कभी वाबस्तानी नहीं, मगर उम्मीद करता हूँ कि शायद वो भी काम करेंगे मेरे साथ। आपने यश जी का नाम और गुलशन जी का नाम लिया एज द टॉप कंट्रीब्यूटर्स, हाँ जिन्होंने जिन्होंने संगीत को बहुत सराहा और बढ़ावा दिया। जी। क्या इस ताली में और इस तालिका में आप महेश भट्ट, मुकेश भट्ट जी को नहीं रखोगे? 90 में जो पहली फिल्म आई, अ, ये जो आशिकी जो आई 1990 में, इसने दरवाजे खोल दिए। मैं आपको एक वही कुमार कहना, सानू को दिया, इस इंडस्ट्री को कुमार सानू दिया। मगर कंपनी तो गुलशन जी की थी। ये मैं आपको बता दूं कि महेश भट्ट जी और जो भी हैं, नो डाउट महेश भट्ट जी ने बहुत अच्छा काम लिया, मगर उनका एक अलग स्टाइल का काम है। मैं कहूंगा कि जैसे कि जो इंडियन फील के जो गाने अगर आप सुनते हैं, अगर इंडियन फील के गाने, तो आपको कोको कोहली की फिल्में, राज कपूर जी की फिल्में, यश जी की फिल्में, गुलशन जी की फिल्में, समझा। रही बात आशिकी, तो उस वक्त क्या हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि गुलशन जी ने एक बैंक बनाया था, तो उस बैंक के अंदर हम सब म्यूजिक डायरेक्टर काम करते थे, जिसमें नदीम सरवन भी था, दिलीप सेन, समीर सेन भी था, आनंद मिलिंद भी था। तो हमारी बैंकों में गाने होते थे, जैसे एक गाना था मेरा जो कि जीना मरना में गया पहले, चाहे तुझे चाहेंगे सांसों में बस जाएंगे, तो मैं अपना खुदा हम बनाए, अब दिल भर यार तुझसे होके जुदा, एक पल भी ना हम जी पाएंगे। तो इस तरीके का जो मेलोडी काम करवाया उन्होंने मेरे से, या उस वक्त के राइटरों से जो अच्छी राइटिंग करवाई, इसका श्रेय गुलशन जी को बहुत जाता है। और नो डाउट उस वक्त तो गुलशन जी और महेश भट्ट जी, जितने भी लोग थे, ये सब सब गुणी लोग हैं। क्योंकि मैं महेश जी का इसलिए नाम ले नहीं पाया, क्योंकि मैंने अभी तक उनके साथ काम किया नहीं, और करने की उम्मीद रखता हूँ जी। किन किन एक्टर्स के साथ में काम करके या प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम करके आपको सबसे ज्यादा आनंद आया, और आपको लगा कि आपकी प्रतिभा को खिलने का सबसे अधिक मौका उन डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स ने दिया? नहीं देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि उस वक्त हम लोग एक एक गानों के ऊपर महीनों महीनों बैठते थे। जैसे ये दिल लगी के जब गाने बन रहे थे, तो ये दिल लगी के गानों में हमको 9 महीने लगे नरेश मल्होत्रा जी के साथ। तो उसमें राइटर भी आके बैठता था, गीतकार समीर अंजान जी भी बैठते थे, हम भी बैठते थे। और कुकू कोहली जी के साथ में जैसे मैंने ये हकीकत के बाद में जुल्मी की, अनाड़ी नंबर 1 की। तो ये आप जब फिल्मों के म्यूजिक सुनोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, क्योंकि ये इतने सुलझे हुए डायरेक्टरों के साथ हमने काम किया। इवन गुड्डू धनवा, कुकू कोहली जी, के रविशंकर जी, राहुल गुप्ता जी, बबलू पच्चीसिया जी, ये लोग हमको काम करने के लिए समय देते थे, या सिचुएशनों पे हम लोग बैठा करते थे, जो आज के दिन में नहीं है। आज के जितना भी आप संगीत सुनते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो सिचुएशनों पे बनाया जाता है। वो सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए गाने रखते हैं कि यार ये गाना यहाँ डाल दो, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, या फिर 2 फाइट मार दो, या फलाना एक्शन कर दो, या फलानी कारें उड़ा दो, अरे गाना डाल दो।
हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं, यश जी का एक सिस्टम क्या था कि यश जी पहले पूरे गाने कंपोज करवा लेते थे, पूरे गाने कंपोज करवा के उन पे ऊपर राइटिंग से लेके म्यूजिक तक उसमें कंप्लीट कर लेते थे कि भाई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज करोगे। उसके बाद में फिर वो हमको बोलते थे कि जाइए अब आप रिकॉर्ड कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट था, जो आज के डायरेक्टर या आज के प्रोड्यूसर के पास इतना समय नहीं है एक तो। और फिर एक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे डर नहीं लगता इस बात को कहते हुए कि आजकल इंटरफेयर बहुत होने लग गया, जैसे कि हीरो लोगों का। आजकल हीरो अपना गाना खुद ले आते हैं कि नहीं यार ये गाने तो ठीक है, तुम एक ये मेरा गाना डाल दो। तो उसमें क्या होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर बंद जाता है, तो वो अपनी कुछ कर नहीं पाता है। तो अब जैसे हम लोग हैं, अब हम लोगों के साथ तो ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम तो, आप बताओगे कि यार ये गाना सुन लो, तो हम उसके जैसे 10 गाने बना के आपको सुना देंगे। आज नया म्यूजिक डायरेक्टर जो होता है बेचारे के पास इतना समय नहीं होता है कि वो उनको 5 गाने या 2 गाने बना के सुनाए। तो ये काफी कुछ फर्क है इस चीजों का। आज जो इंडस्ट्री है, अब हम अपने इस वार्तालाप के अगले साइड, द अदर साइड ऑफ द इंटरव्यू, विल फोकस ऑन, हम लोग अब उस उन विषयों पर चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, जिन विषयों से आज की इंडस्ट्री ताल्लुक रखती है। आज का जो जनरेशन है वो मेलोडी के बारे में तो अब उतना उसको, जैसे आप कह रहे हैं कि ये लोग अब जस्ट फिलअप करने के लिए गाने बनते हैं या पंजाबी रैप सॉन्ग ज्यादा बनते हैं, तो ये जो बदलाव आया है, ये अचानक से म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे आ गए 10-15 साल में पिछले, और तरह तरह के जो गाने बनने लगे वो बहुत मेलोडी से हटके बनने लगे। इस विषय में आपका क्या कहना नहीं देखिए, गाने ऐसी बात नहीं कि आज भी अच्छे नहीं बन रहे हैं, काफी अच्छे गा रहे हैं सिंगर लोग जो गा रहे हैं। आजकल क्या हो गया कि राइमिंग जो है ना, हमारे हम लोगों में क्या होता था कि मुखड़ा बना, उसका क्रॉस लाइन बनी, फिर एक मुखड़े के बाद में हम लोग अंतरे में आते थे। आजकल क्या गाना ऐसा उल्टा सीधा शुरू होता है, कहीं से भी जाके कहीं से भी जाके कहीं से भी शुरू होके कहीं भी पता चला, उसको गाने को ढूंढना पड़ता है कि गाना असली में शुरू कहाँ से हो रहा है। हमारे वक्त में ऐसा नहीं हुआ करता था, जो कि ट्रेंड तो देखिए हर साल 5 साल में 10 साल में बदलता है म्यूजिक का। जब हम लोग आए तो हमसे पहले जैसे बप्पी लहरी जी चल रहे थे, बप्पी लहरी जी से पहले आर डी बर्मन वगैरह चल रहे थे, तो बप्पी लहरी जी का एक ऐसा दौर आया कि 80 का दशक ऐसा था कि उन्होंने तो सबको घर पिटा दिया था, जहां देखो बप्पी लहरी, जहां देखो बप्पी लहरी, डिस्को डिस्को स्टेशन। तो लोगों को अजीब सा लगा कि यार ये अचानक कौन सा म्यूजिक आ गया हमारे बीच। मगर फिर उसके बाद में हमारी मेलोडी आई। तो ये भले ही दौर कैसा भी चेंज हो, मगर मेलोडी हमारे यहाँ से खत्म नहीं हो सकती। आज जो म्यूजिक चल रहा है या आज जो फिल्में चल रही है, आप तो मेलोडी की बाबत पे ही चल रही है और उसी के दम पे चल रही है। तो मेलोडी तो कभी यहाँ से खत्म हो नहीं सकती। और जब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में माँ बाप का, भाई बहन का ये जो रिश्ता हम लोग दिखाते हैं, ये पुख्ता दिखाते रहेंगे, तो तब तक हमारे यहाँ तो कल्चर चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि फॉरेन कंट्री में तो कोई कल्चर, उनका एक अलग अपना कल्चर होता है, तो उसके हिसाब से उन लोग एक अलग तरीके से म्यूजिक भी होता है उन लोगों का, और अलग उनकी सोच भी है। मगर हमारे यहाँ भी वो पूरी सोच बदली नहीं गई है, जहां तक मैं समझता हूँ। जी। है? ये कंट्रोवर्शियल सवाल है, पर मैं सवाल नहीं है, इस अगर आप उचित समझे तो बात कर सकते हैं, क्योंकि गुलशन जी और मेलोडी, ये एक बहुत अभिनय रिश्ता रहा। गुलशन जी ने तो सबको लॉन्च किया, आई मीन द मैन मेड अ लैंडमार्क, उन्होंने जो किया वो उससे एक बेसिकली वो आज तक वो दे के चले गए, ऐसा कुछ करके चले गए वो। लेकिन जिस तरह से वो घटना घटी और जिन लोगों का नाम इसमें जुड़ा, इस आप तो सबके साथ करीबी आपने काम किया है, अगर मैं नाम लूं तो नदीम श्रवण है, गुलशन जी हैं, ये सब आपके साथ एक बैंड में रहे, आप सब साथ में पले, मतलब लिटरली आप लोग बड़े हुए, परिवार था हम लोगों का, एक परिवार। परिवार था। तो फिर ये ऐसी बातें और इस तरह का जो एक इरिवर्सिबल डैमेज, जो एक ऐसा नुकसान जिसकी जिसकी पूर्ति नहीं हो इस सकता। जन्म में तो नहीं हो सकती, तो ये इसके विषय में आपका क्या कहना मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, कलाकार कभी इतना घिनौना अपराध नहीं कर सकता। हम लोग सुरों से मार खाने वाले लोग हैं, तलवार और या छुरी कांटे की जरूरत नहीं हम लोगों को। हमें आप अगर इंस्पायर करते हो ना, आपकी कोई ऐसी कंपोजिशन आ जाती है हमारे यहाँ, सीधा घायल करती है कि वाह क्या काम किया है। तो हम तो सुरों से मरने वाले लोग हैं, ना कि तलवारों से। तो जहां तक मेरा मानना है कि ये बातें बातें ही कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको डीपली नहीं छेड़े तो अच्छा ही है। क्योंकि सरकार का काम सरकार ही करे, कानून का काम कानून जानती है। क्योंकि इस विषय में तो मेरा एक ही ये मानना है
कि गाने बजाने वाला आदमी इस तरीके की घिनौनी अपराध नहीं कर सकता। अब एक दूसरा ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब तो ओटीटी का जमाना है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मोरलेस खत्म सा हो गया है। डबिंग पे पिक्चरें चल रही हैं, साउथ की पिक्चरें अब मैक्सिमम रूल कर रही हैं, हिंदी में पिक्चरें बनती नहीं है, बनती हैं तो वो ओटीटी पे चली जा रही हैं। तब ओटीटी में जो पिक्चरें जा रही है तो म्यूजिक का क्या अस्तित्व रह जाएगा? देखिए, ये तो बात आपने बहुत सही कही और दुखती रख पे आपने हाथ रखा है, क्योंकि ओटीटी वाले चाहते ही नहीं कि भाई ज्यादा म्यूजिक डालें हम। उनको तो जो कंटेंट्स चाहिए, मतलब आड़े टेढ़े जैसे भी साफ सुथरे जो भी कहिए, अभी मैं ओटीटी के विषय में खुल के तो बात नहीं कर सकता, सारे सबको पता है तो ओटीटी क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जो फिल्में बनी है, क्योंकि जो सिनेमा हॉल है आज भी हमारा 80% हमारा जो यूथ है या हमारी जो ऑडियंस है वो देहात वाली है। सिर्फ आप 20% आप मेट्रो सिटी को पकड़ सकते हो, जिसमें से 5% आप कॉलेज को पकड़ लो, जो कॉलेज वाले हैं। बाकी जो 15% है वो नॉर्मल फैमिलियों को, बच्चों को, इनको पकड़ लो। तो 80% के लिए जो एंटरटेनमेंट का साधन है तो वो फिल्म ही है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि फिल्म का चलन बंद होगा या फिल्में ओटीटी के लिए बनती है। मगर अभी जैसे कुछ फिल्में जो हमारी जो जो फिल्में चल रही है, देखिए जैसे मिसाल पे अभी पठान जैसे चल पड़ी, पठान को देखोगे तो थिएटर की पिक्चर है वो। अब ओटीटी पे आपको देखो उसकी मजा नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रीन तो जो, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जो फ्रंट रो है ना, तो फ्रंट रो जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से फिल्में चलती है, वो आज भी सिनेमा हॉल में जाके फर्स्ट शो देखती है। वो चाहे भाईजान की पिक्चर देखने जाए, चाहे खान साहब की पिक्चर देखने जाए, चाहे भैया की पिक्चर देखने जाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये दौर कोई बदलेगा। हाँ, तो ये हर चीज आती रहती है। जैसे अभी जब हम लोग सुरमा भोपाली कर रहे थे तो वीएचएस का जमाना आ गया था, अगर आपको याद हो तो इतने डर गए थे लोग कि यार अब तो फिल्म वीएचएस में सिमट के रह गई है, अब तो लोग अपने घरों में लाके रोज पिक्चरें देख लेंगे, हमारा क्या होगा, थिएटर में कैसे जाएंगे लोग। मगर उसके बावजूद भी थिएटर में गए, फिर डीवीडी बन गई उसकी फिल्मों की। तो दौर चाहे कैसा भी हो, जो इंटरटेनमेंट हमारा जो थिंकिंग है, हमारे हिंदुस्तान की जो थिंकिंग है आज भी, जो 80% की, वो ये है कि वो थिएटर में जाके ही मजा लेते हैं। उनको वहां जाके तालियां बजाना या उनको इमोशनल होना या उनको अपने आंसू बहाना, वो थिएटर में मजा आता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये दौर कोई बदला जाएगा। आपने जो बताया, जैसे एग्जांपल ले पठान, पठान अगर फिल्म बनी, बड़े बजट की फिल्म बनी और बड़े पर्दे के लिए बनी, उसमें भी वो एक जो गाना था जो उस लेडी की आवाज में क्या तो था वो, जो भी गाना था वो एक बड़ा सुपरहिट हुआ। लेकिन कौन सा? मेलोडियस सॉन्ग्स, हाँ जो भी, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अटपटा सा दारू शारू कुछ पेग वेग को लेके था, पता नहीं जो भी। लेकिन अगर इसके अलावा हम सोचे कि भाई पठान में कोई गाना, इतने बड़े बजट की फिल्म में भी क्या इन लोगों को या इंडस्ट्री वालों को ऐसा नहीं महसूस हुआ? या गंगू, जैसे अब गंगूबाई काठियावाड़ी बनी, संजय लीला बंसाली ने बनाई वो पिक्चर, वो भी अच्छे बजट की पिक्चर थी, स्टूडियो में बनी, अच्छा काम किया उस लड़की ने, महेश भट्ट की लड़की ने। लेकिन उसमें फिर भी कुछ गाने थे, जो तीन चार गाने थे जो इंडियन गाने थे और बड़े हिट हुए। तो ये क्या डायरेक्टर की सोच पे निर्भर है, प्रोड्यूसर की सोच पे निर्भर है, या आज भी वो शाहरुख खान ने बोल दिया नहीं अब तो ये एक ही नहीं गाना नहीं चलेगा? नहीं, क्या होता है देखिए, हम्म। म्यूजिक जब हम कंपोज करते हैं ना, उसका एक साउंड ही अलग होता है। जब हम म्यूजिक को एडॉप्ट करते हैं, किसी कहीं से एडॉप्ट करते हैं, एक तो कंपोज होता है, एक एडॉप्ट होता है। तो एडॉप्ट में तो आपको एज इट इज ही देना पड़ेगा, जो पुराना म्यूजिक है जहां से भी आपने एडॉप्ट किया वो। और जो कंपोज करोगे तो वो आपकी खुद की सोच होती है। तो मैं समझता हूँ कि संजय लीला बंसाली जी खुद बहुत गुणी आदमी हैं। वो म्यूजिक को भी अच्छा समझते हैं, डांस को भी अच्छा समझते हैं, डायरेक्शन को भी अच्छा समझते हैं, कहानी को भी अच्छा समझते हैं। और एक अच्छा गुणी परिवार है वो संजय लीला बंसाली जी का। तो इसलिए उनका म्यूजिक सुन लीजिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और मैं एक बात आपसे कहना ये जरूर चाहूंगा, जब हमारी फिल्में जो वेस्टर्न पद्धति की बनती है ना, तो उनमें क्या होता है कि फिर संगीत को भी वो वैसा मोड़ देना पड़ता है। क्योंकि फिल्म में अगर देखेंगे तो कहीं भी आपको कहीं गांव खेड़े की कोई कहानी या पनघट का सीन या कोई खेतों का सीन नहीं था, उसमें पूरा मारधाड़ ही थी और पूरा ये टेररिस्ट के ऊपर ही पिक्चर बनी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अभी हम लोगों ने भी जो जिद्दी की थी, तो जिद्दी में आपको फील आएगा इंडियन म्यूजिक की। वो एक्शन फिल्म थी मगर उसमें कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तानीपन था। आजकल जो फिल्में बन रही है वो थोड़ा वेस्टर्न कल्चर लेके ज्यादा बन रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उसमें
म्यूजिक डायरेक्टरों को भी बेचारों को हाथ बंद जाते होंगे या दिमाग बंद जाता होगा कि उससे आगे हम सोच नहीं पाए। तो उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर की भी होती है, हीरो तो इतनी ज्यादा उंगली नहीं करता है, जहां जहां करता जब हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करते हैं है। तो उसमें दक्षिण भारत के लोग हम्म, हमें बहुत पीछे छोड़ते हैं। मराठी और दक्षिण भारत की जो इंडस्ट्री है, हम्म, ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, इनमें यशुदास जी 9, अदुर गोपाल कृष्णन जी 16 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 16। आपने नाम सुना होगा अदुर गोपाल कृष्णन। हाँ हाँ, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक की जो 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 त्रिकोण जोड़ी थी, जो जो वो थी, उसको अगर किसी ने ललकारा तो वो अदुर गोपाल कृष्णन ने। और हमारे बीच में आज वही एक आदमी है जो जिंदा है, जिसके पास 16 नेशनल अवार्ड्स वाह वाह। है। यशुदास जी, आई मीन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा जैसे माना हो तुम बेहद हंसी, एक ऐसा ऐसा गायक जिसको उचित स्थान जितना मिलना चाहिए था हमारे बॉलीवुड में या पूरे नॉर्थ इंडिया या ईस्ट, अदर देन साउथ, ये क्यों नहीं मिल पाता है? क्या प्रॉब्लम होती है? साउथ से देखिए, ऐसे बहुत सिंगर आते हैं, जैसे बाला सुब्रमण्यम को लोग फिर भी जानते हैं, लेकिन यशुदास का नाम अगर ले तो नॉर्थ इंडिया के लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये भेदभाव क्यों है? नहीं, यशुदास जी के कुछ गाने लिमिटेड रहे, और क्या हो गया था कि यशुदास जी के वक्त, जैसे आज का सिंगर, आप अब आज मुझे बताइए, अरिजीत को भी आपको ढूंढना पड़ता है कि ये अरिजीत ने गाया है या नए सिंगर ने गाया है। आज के सिंगर सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। उस वक्त क्या था कि यशुदास जी के साथ में हमारे ये जो थे, क्या नाम उनका, देखो नाम भूल रहा हूँ मैं, सॉरी, माफी चाहता हूँ, जो इसमें गीत गाता चल, जसपाल जसपाल सिंह, जसपाल सिंह जी थे ना, गुनगुनाता चल। नदिया के उस पार। हाँ, तो गीत गाता चल में भी उन्होंने गाया था, ये जो जसपाल सिंह ने। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि उस वक्त ये आवाजें थी। दूसरा क्या है कि उनकी जो फिल्में थी यशुदास जी की, गाने तो नो डाउट मील के पत्थर थे, मगर उनको क्या है कि उतना फीडबैक नहीं मिला जितने बाकी सिंगरों को मिला। जैसे आज आप देख लीजिए शैलेंद्र जी, जसपाल जी, यशुदास। हम्म, यशुदास तो खैर उनका तो क्लासिकल अलग ही होता है, और 9 राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब कि पद्म विभूषण। हम जसपाल जी का नाम ले रहे हैं, बहुत मिलती थी आवाज कई बार कई गानों में शैलेंद्र जी की आवाज। अब और कुछ पैरेलल एक्टर्स के लिए ज्यादा सूट करते थे, जैसे अमोल पालेकर हुए, इस तरह जी के जी लोगों जी। के लिए। देखो लेकिन क्या, ये बहुत अच्छी बात आपने की, मैं ये कहना चाह रहा था अभी आपसे। देखिए, हमारे यहाँ आवाज का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आपने मिसाल दी ना कि रफी साहब जब गाते थे तो पूछते थे कि यार ये हीरो कौन होगा। जॉनी वॉकर है तो जॉनी वॉकर को अपने अंदर लेते थे, शम्मी कपूर है तो शम्मी कपूर को अपने अंदर लेते थे, दिलीप साहब है तो दिलीप साहब को अपने अंदर लेते थे। तो उसी तरीके से सिंगर में बहुत फर्क पड़ता है। मगर उसी तरीके से जसपाल सिंह जी और अपने शैलेंद्र जी और ये जो आप नाम ले रहे हैं, तो इनका ऐसा था कि ये टिपिकल हीरो हीरोइन के लिए, हीरो के लिए आवाज होती थी इनकी। तो उसमें जैसे अभी सुरेश वाडेकर जी है, सुरेश वाडेकर जी बहुत प्यारे सिंगर हैं, पर उनको भी एक टिपिकल आवाज के लिए सुन, जैसे नितिन मुकेश है, वो एक टिपिकल साउंड के लिए ही होता है। उस तरीके से जैसे आज कुमार सानू को आप हर एक की वॉइस में देखेंगे, सोनू निगम को हर एक के लिए देखेंगे। तो ये बातें जो थी ना उस वक्त, जो हम लोग जिस वक्त काम कर रहे थे, तो ये भी तो बहुत फर्क पड़ा है थोड़ा सा। तो क्या इसमें टेक्नोलॉजी के कारण फर्क नहीं पड़ा? नहीं, उनकी गरिमा में तो कोई कमी नहीं थी, या उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रही है। जो यशुदास जी ने जो काम किया है या जो काम करके गए हमारे बीच, वो तो ऐसा है कि ना भूलने वाली बातें हैं। जैसे कि आप जैसे रफी साहब का एक जगह नाम लेते हैं तो वहां आपको यशुदास का भी नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि उस गरिमा के थे वो। और आज भी हम उनको पूजनीय मानते हैं और उनके गाए हुए गानों को मील का पत्थर मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, बाकी तो देखिए, क्योंकि फिल्म है, फिल्म में हर चीज की लिबर्टी ली जाती है थोड़ा बहुत हम लोगों को, तो उसमें हर चीज चलती रहती है। अभी मुझे अगर आज की डेट में, माफी चाहूंगा, ये बच्चे बुरा ना मान जाए कहीं, आज किसी भी सिंगर का अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई साहब फलाना गाना किसने गाया है, तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। जबकि हमारे वक्त में ऐसा था, पता चल जाता था कि ये उदित गा रहा है, ये सानू गा रहा है, ये अभिजीत गा रहा है, या अभी एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी राजीव भाटिया की। वो बहन भाई को लेकर कुछ पिक्चर थी, जिसमें 4-5 बहनें थी, उसके मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें रक्षाबंधन।
हाँ, जो उसमें निहाल तावड़ी ने गाने गाए। निहाल तावड़ी नाम का सिंगर है। मैं 3 महीने तक ये सोचता रहा कि वो गाने सोनू निगम ने गाए हैं, क्योंकि मेरे को सोनू निगम जो है वो अनोखे लगते हैं। तो अब जब अचानक से मुझे पता चला, तो अभी आप जो बता रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये एक पीरियड स्पेसिफिक है। ये एक संजोग बैठने वाली बात है। अब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि निहाल तावड़ी सोनू निगम है या सोनू निगम से जैसा है। लेकिन मेरे जैसा संगीत का रुचि रखने वाला भी इतने दिनों तक वो गाने सुनने के बावजूद ये समझ नहीं पाया कि ये सोनू निगम गा रहा है या निहाल तावड़ी गा रहा है। खास करके एक गाने में कुछ कुछ मुखड़े में या अंतरे में ऐसा मोड़ आता था जब लगता था कि ये तो सिर्फ सोनू निगम ही कर सकता है। नहीं तो नहीं, बच्चों में देखिए आज के नए टैलेंटेड सिंगर बहुत अच्छे आए हुए हैं, मगर क्या उनकी वॉइस का एक टेंडेंसी जो होती है ना, एक स्टाइल, वो सर, आप शायद मन्ना दे रफी साहब जैसे लोगों को तलत महमूद अभी तलत महमूद की जो रेशमी, मुझे पंकज उदास जी ने बोला था कि ये जो रेशमीपन है आवाज का, ये तलत महमूद का ना कभी आया है वैसा, ना कभी आएगा। नहीं, सभी सिंगरों का अपना एक एरा रहा है, एक वक्त रहा है और एक स्टाइल रहा है। प्लस जो क्लासिकल बेस है, क्लासिकल बेस ये सबसे बड़ी चीज है मुझे लगता है। तो आज की जो सिंगर्स हैं, अ, मुझे ये तो मैं श्योर हूँ कि उनका क्लासिकल बेस कंपेरेबल नहीं है। आप उनकी तुलना नहीं कर सकते मोहम्मद रफी से, मन्ना दे के साथ। नहीं नहीं नहीं, वो क्लासिकल के अड़ोस पड़ोस से ही नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट सीधा पॉप, मतलब पब से ही आ जाते हैं। पॉप म्यूजिक सुन सुन के सीधा पब से ही आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उन सिंगरों के ऊपर आप कोई इल्जाम लगाए, बल्कि वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनको यही कहेंगे। अच्छा, मैं जरा डबिंग में निकलना है मुझे, तो तीसरी। आपसे ये जो वार्तालाप है ये काफी लंबा जारी रहता, लेकिन अब हम इसको 2 मिनट में इसका इसको इसको विराम देंगे, विराम, अपनी वाणी को विराम देंगे। आप आने वाली पीढ़ी को, इस देश की आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जी जी। संगीत के लिए? बॉलीवुड को, इंडस्ट्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? और खास करके जो आज की जो युवा पीढ़ी है, हम्म, वो जो संगीत से एकदम इसको बोलते हैं कि एकदम अलग हो गई हम्म। आज की डेट में, किसी के पास। और फाइनली जो हमारे कर्ता धर्ता है, जो सरकार है, सरकार इसमें क्या करेगी? तो इंडस्ट्री है। नहीं, इंडस्ट्री वालों हर चीज। का ये दोष सरकार का नहीं है, दोष इंडस्ट्री का भी नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का है सर। आज क्या हो गया कि चैनल इतने हो गए हैं, अब एक गाना जो अगर चल रहा है, समझो कोई भी एक गाना रा 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 चल रहा है, तो आपने चैनल चेंज किया तो पता चला उस पर भी वो रा 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 चल रहा है, उसके आगे गया तो रा 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 चल रहा है। तो वो चैनलों की वजह से क्या हो गया कि वो गाना घर में घर कर गया, तो दिमाग में एक साइकोलॉजिकल हमारे यहाँ बैठ जाता है। आप बाहर भी निकल रहे हो तो कहीं पता चला आपके घर में आपने बंद करके निकले, बाजू में गए तो वहां से वो गाना सुनाई दे दिया। तो उससे काफी फर्क पड़ा, जो कि लोगों को। मगर आज की मेलोडी जो है बच्चे लोग सुनना पसंद करते हैं। आप मुझे बताइए, जितने भी इंडियन आइडल टाइप के शो होते हैं या सारेगामा के शो होते हैं, उसमें नए गाने बहुत ही नई के मात्रा में गाए जाते हैं। सारे आपको पुराने गाने सुनाई देंगे, और वो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब वो 5 साल की उम्र से लेके 15-20 साल की उम्र के बच्चे जो गा रहे हैं, वो सारे पुराने गाने गा रहे हैं, सारे मेलोडी वाले गाने गा रहे हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि मेलोडी हमारे से खत्म हो चुकी है। मेलोडी चाहते हैं, पब्लिक भी चाहती है, मगर क्या करें, उनके साथ मजबूरी ये है कि जो मिल रहा है वो वही सुन पा रहे हैं। जैसे कि आप बर्गर की दुकान पे जाओगे तो वहां बर्गर ही मिलेगा आपको, ये बटाटा कौन बना। कर रहा है? किसके कारण हो रहा है ये? क्या कोई कोई एक षड्यंत्र है जो जबरदस्ती नहीं हमें ये गंदगी लेने पर मजबूर कर रहा है? नहीं, इसको षड्यंत्र तो नहीं कह सकता मैं थोड़ा बदलाव कह सकते हैं उसको, आप चेंज ओवर कह सकते हो। क्योंकि क्या हो रहा है कि आज जो संगीतकार लोग हैं, माफी चाहूंगा मैं ये बोलते हुए, आज जो संगीतकार हैं वो इस चीज पे बहस नहीं करते। अभी देखिए, जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं आज भी काम कर रहा हूं, तो मैं अपना दिलीप सेन समीर सेन का जो स्टाइल है वो चेंज करके नहीं कर रहा हूं। भले ही मैंने ओले ओले गाना दिया, पर मैंने गोरिया रे गोरिया भी दिया था, नया इतिहास लिखेंगे वो भी दिया था, हम तुमसे न कुछ कह पाए भी दिया था, अफलातून दिया था, अफलातून मैं हूं अफलातून। बात घूम फिर के पैसे पे आज की डेट में बहुत आती है। जो पहले उसूलों पे रहती थी, आज पैसा ही सब कुछ है। तो हाँ, क्या आपको लगता है कि मनी, पैसा, इकोनॉमिक्स, एक मूवी को बनाने पे जो खर्च होता है, उसमें ये एक ऐसा सेक्शन है जिसपे लोग कटौती, पायरेसी होती है, इतना सोशल मीडिया है, तो इसलिए लोग कटौती करना चाहते हैं, इसलिए ये हो रहा है?
नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, जहां तक मैं जो फिल्मों का जो बुरा हाल भी और अच्छा हाल दोनों जो आप देख रहे हैं, उसमें एक चीज में अटके हुए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम बनाए क्या, पब्लिक को क्या दें। पर आज भी देखिए सूरज बढ़ जाती है जब कोई चीज बनाता है, या संजय लीला बंसाली जब कोई पिक्चर बनाता है, या तो उनकी पिक्चरों को लोग वेट करते हैं कि नहीं यार कोई ढंग की पिक्चर आएगी, कोई कहानी आएगी, समझे ना आप। तो ठीक है सर, मैं अभी आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि मैं टाइम हो गया मेरा। 21 तारीख को वर्ल्ड वैश्विक संगीत दिवस है, जिसको फ्रांस ने बड़ा अपने हिसाब से इस विश्व को जो है अब ये मानने पे मजबूरी कर दिया है। हम लोगों की एक मुहिम है विजन इंडिया फोरम की कि 21 जून जो कि फ्रांस वालों का एक दिया हुआ हमारे को दिन है फॉर वैश्विक म्यूजिक दिवस। आपने शुरुआत करी थी कि जो संगीत है इसकी इसकी जो नींव है, इसका जो इसकी हिंदुस्तान जो, से ही हुई है। हाँ ये भारत से हुई है, हिंदुस्तान से हुई है। तो क्यों ना हम इस चीज को यूनाइटेड नेशंस तक, संयुक्त महाराष्ट्र लेके जाएं, मार्किन संयुक्त महाराष्ट्र तक लेके जाएं कि भैया अब जो है भारत को इसका मान्यता मिले, जैसे योग को मिला है, जैसे आयुर्वेद को मिला है मोदी जी के संरक्षण में, उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस को ये देखना चाहिए कि अब एक इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक जिसके ऊपर इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री टिकी है और 150 साल 20 साल से टिकी रही और सदियों पुराना इतिहास है तानसेन के समय से, तो ये इतिहास जो है अब पूरे विश्व को हम समझाएं और उस चीज को मानने पर मजबूर करें ताकि दिलीप सेन जैसे लोग और उनकी धरोहर को उचित स्थान मिले जिस स्थान के वो पूरी तरह से हकदार है। धन्यवाद दिलीप सेन जी, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।